बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 408 हेल्थ साइकोलॉजी का शो लेसन नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 9 का नाम है डाइजेस्टिव एंड रेनल सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बताया गया है कि जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं, जैसे कि सेब, दूध या गोली, हमारे जिस्म इस चीज़ को ना प्रोसेस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इस खुराक को ना तोड़ता है, उसे केमिकल्स में तब्दील करता है जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, और बाकी चीज़ों को निकाल देता है जो केमिकल्स हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं। वो ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए सब सेल्स तक पहुंचते हैं। ये केमिकल्स एनर्जी देते हैं जो हमारी एक्टिविटीज़, ग्रोथ और बॉडी रिपेयर के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे है फूड्स जर्नी थ्रू डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इसमें बताया गया कि सोचिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी हौज है जो तकरीबन 20 फुट लंबी है होती है, और इसके रास्ते में कुछ स्टेशन होते हैं। फूड का सफ़र इस हौज में मुंह से शुरू होता है। अब देखें कि ये लंबी हौज मुंह से निकलते हुए आगे ये रेक्टम तक जा रही है और एनस पे ख़त्म हो जाती है। तो ये इसमें देखें कि कुछ स्टेशन है, जैसे कि लीवर स्टेशन हो गया, और स्टोमिक स्टेशंस हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टेशंस हो गए। तो ये सारे पेनक्रियाज वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो स्टेशंस है ना, तो ये फूड्स का जो सफ़र होता है ना, वो मुंह से शुरू होता है और रेक्टम तक फिर जाता है। तो जो रेक्टम जो है वो लास्ट स्टेशन है। डाइजेस्टिव फूड। इसमें बताया गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ना दो तरीकों से तोड़ता है। नंबर वन पे मैकेनिकल तरीका, जब हम कुछ चीव करके खाते हैं तो वो मैकेनिकल तरीका, मतलब कि चबाना, वो जो होता है ना, वो मैकेनिकल तरीका होता है, मुंह से जो चबाना होता है। तो दूसरा है केमिकल तरीका, मतलब कि एंजाइम्स के जरिए ना जो केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? तो जब आप लीवर को हाइड्रोजन प्रोक्साइड्स में डालकर देखते हैं, तो एक एंजाइम से जो लीवर में होता है ना, उसे कैटालिस्ट कहते हैं, और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये प्रोक्साइड को ना ये प्रोक्साइड को तोड़ता है और ऑक्सीजन को गैस निकाल देता है। तो ये कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल दी गई हैं यहाँ पे, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स पर काम करता है। जो भी फूड्स होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उन पे ये एंजाइम्स काम करता है। उसके बाद है लैक्टस है, और ये लैक्टस मतलब कि दूध पर काम करता है। जब हम दूध पीते हैं तो ये एंजाइम तब एक्टिव हो जाता है। उसके बाद फॉस्फेट्स है, ये फॉस्फेट कंपाउंड्स पर काम करता है। और सर्करेस है, ये सर्क्रोज मतलब कि चीनी पर काम करता है, शुगर वाली जो चीज़ें होती हैं उन पर काम करता है। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स इन यूनिट्स के ना साथ जुड़े होते हैं। जब खाना मुंह में होता है तो सिर्फ चीविंग नहीं होती, मतलब कि सलाइवा खाने जो सलाइवा होता है खाने को गीला करता है, और इसमें ना एक एंजाइम्स होता है जो स्टार्च को ना तोड़ना शुरू करता है। सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज करता है, ये ब्रेन स्ट्रीम से ना सिग्नल लेता है जो टेस्ट बड से मिलता है। ख़ास तौर पर खाने को देखना, उसकी खुशबू महसूस करना या सोचना भी मुंह के अंदर ना पानी कर देता है। ये जो है जो एंजाइम जो था, जो मुंह के थ्रू स्लेवरी जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो एक्टिव कर देता है मुंह में पानी। आगे फूड्स का जो सफ़र है वो बताया गया है। फूड्स का सफ़र एसोफेगस से होता है, मतलब कि फूड्स जो होते हैं ना वो एसोफेगस से गुजर कर ना स्टोमिक तक जाते हैं। एसोफेगस एक ट्यूब है जो खाने को स्टोमिक तक ले जाता है। जब खाना एसोफेगस में होता है ना, तब स्टोमिक पहले से डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू कर देता है। स्टोमिक में ना खाना आते ही ये गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करना शुरू करता है, जैसे कि हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और पेप्सिन से एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ना तोड़ता है। स्टोमिक में ना एक स्टिकी म्यूचिस भी होता है जो स्टोमिक की लाइनिंग को ना एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस से बचाता है। स्टोमिक की ना मस्कुलर से वाल्स खाने को ना मिक्सचर करती हैं, जो इस प्रोसेस को ना चर्निंग कहते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चर्निंग कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये मिक्सिंग ना 3 से 4 मिनट के दौरान होती है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, 3 से 4 घंटे के दौरान होती है, और 3 से 4 घंटे तक चलती है, और एक सेमी लिक्विड मिक्सचर बनता है। फिर परसिटेलिसिस के जरिए ना ये मिक्सचर से स्मॉल इंटेस्टाइन्स की पहली सेक्शन से, मतलब कि डिओडेनम की तरफ मूव करता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कई इंपॉर्टेंट से डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले अल्कलाइन होता है, नंबर 1 पे अल्कलाइन है, नंबर 2 पे है एंजाइम्स के काम है, नंबर 3 पे है ऑब्जॉर्प्शंस। ओके, तो अल्कलाइन में ये होता है कि ये हाईली एसिड फूड्स मिक्सचर्स को ना केमिकली अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि ना पेनक्रियाज और गाल ब्लैडर्स और स्मॉल इंटेस्टाइन से ना सब्सटेंस ऐड होते हैं। एंजाइम्स जो कि नंबर 2 पे हैं,
तो एंजाइम्स का काम होता है कि पनक्रियाज से ना सीक्रेट होने वाली एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को और भी तोड़ता है। उसके बाद ऑब्जॉर्प्शंस में ये होता है नंबर 3 पे, ज़्यादातर ऑब्जॉर्प्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग से होती है। स्टोमिक सिर्फ कुछ सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल और एस्प्राइन के अब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि ज़्यादातर खाने वाले मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर आप अल्कोहल फैटी फूड्स के साथ खाते हैं ना, तो अल्कोहल काफ़ी देर तक अब्जॉर्ब नहीं होती, जब तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचती तब तक। जब जब खाना इंटेस्टाइन वाल से ना अब्जॉर्ब होता है तो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स में ना तब्दील हो चुके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल शुगर्स में फैट्स और ग्लाइकोरल जो है ना, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ग्लिक और फैटी एसिड्स में ना और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे हाउ डज ऑब्जॉर्प्शन अकर, ऑब्जॉर्प्शन किस तरह से वाक़या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ना अंदर का एक हिस्सा एक मेम्ब्रेन से बना होता है जो मॉलिक्यूल्स को पास होने की इजाज़त देता है। अब्सॉर्बिंग सरफेस को बदलने के लिए ना इंटेस्टाइन्स की दीवार पर ना बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिसमें ना प्रोजेक्शंस होती हैं। इन प्रोजेक्शंस में छोटी छोटी ना स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है जो मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करता है और इन्हें ना बॉडी के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है। इन स्ट्रक्चर्स में छोटी ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज कहलाती हैं और एक ट्यूब जिसे लैक्टेल कहते हैं शामिल हैं। कैपिलरीज में ये होता है कि ये अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स और पानी को ऑब्जॉर्व करती हैं। कुछ फैटी एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स भी ऑब्जॉर्व करती हैं। और लैक्टील्स में ये होता है कि ये ग्लाइकोरल और बाकी फैटी एसिड्स और विटामिन को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी खाने का जो मटेरियल जर्नी को ना कंटिन्यू करता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन्स मतलब कि ज़्यादातर कोलून कहलाते हैं। तो ये मैंने पेपर पॉइंट भी वैसे हाईलाइट किया हुआ है, कोलून को भी पूछा जा सकता है। कोलून कहलाते हैं। कलून तक ये ना फिर सारी चीज़ें पहुंचती हैं। यहाँ पानी की अब्जॉर्प्शन से ख़ासतौर पर ना कलून के पहले हिस्से में होती रहती है और बाकी मटेरियल्स आगे ले जाए जाते हैं। बैक्टीरियल एक्सचेंज इस मटेरियल को फेसिस में तब्दील करता है और तब्दील कर देता है, जो आखिर में ना रेक्टम तक पहुँचती है, जहाँ ये डिफेक्शंस तक स्टोर रहती है। मतलब कि रेक्टम से जाहिर सी बात है कि डिफेक्शंस क्या होता है, एनएस से सारा फुजला खारिज हो जाता है। आगे डिसऑर्डर ऑफ दी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि डिसऑर्डर्स किस किस्म के जो है वो डाइजेस्टिव में पैदा हो सकते हैं, इसमें बताया गया है। तो इन द स्टडी आपको कहा गया कि डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए ना बहुत से लोगों को ना परेशानी होती है, जिसे ना हम मीडिया एड्स से ना देख सकते हैं। तो अब हम कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को समझेंगे। एक डिसऑर्डर है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की बात करें तो इसमें बताया गया कि ये स्टोमिक से या इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में खुली खारिश होती है जो अक्सर डिओडेनम में होती है। ये खारिशें ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से होती हैं जो लाइनिंग को ख़राब कर देती हैं जब स्टोमिक में खाना नहीं होता, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी इसमें शामिल होता है। इस डिसऑर्डर को सबसे बड़ा जो सिम्टम देखा गया वो एब्डोमिनल पेन होता है। ये ज़्यादातर बड़े लोगों को होता है, लेकिन बच्चों में भी ख़ास तौर पर लड़कों में देखी जा सकती है। लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं वो अल्सर के लिए ज़्यादा प्रोन जो है ना प्रोन होते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रोन होते हैं। ओके, आगे है हेपेटाइटिस। तो ये कुछ वायरल डिजीज़ की क्लास है जिसमें ना लीवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है और अच्छा काम नहीं करता लीवर। पहली सिम्टम्स फ्लू जैसी होती है, लेकिन ये कंटिन्यू रहती है और जॉन्डिस मतलब कि जो वो होती है जॉन्डिस, पाइल या फिर बवासीर, स्किन के ना फैला होना होता है। हेपेटाइटिस आर कॉन्टेमिनेट फूड, पानी और अटेंसाइल्स के ज़रिए होता है। हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन और ड्रग एडिक्ट्स के बीच कंटेमिनेट नीडल्स शेयर करने से भी होता है। कुछ हेपेटाइटिस का फॉर्म्स परमानेंट लीवर दिमाग कर सकता है। उसके बाद है सिरोसिस। ये लीवर का एक और बीमारी है। इस बीमारी में लीवर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह ना नॉन फंक्शनल फाइब्रोसिस स्केयर टिश्यूज़ आ जाते हैं। ये स्केयर टिश्यूज़ परमानेंट होते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लीवर को ना नॉर्मल फंक्शंस पर ना बहुत बुरा असर होता है। सिरोसिस की वजह से ना ये भी हो सकता है कि जैसे कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन और ख़ास तौर पर ना अल्कोहल की इस्तेमाल करने की वजह से भी हो सकते हैं। कैंसर्स की बात करें तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ख़ास तौर पर कोलोन और रेक्टम में। 40 साल से ऊपर के लोगों में ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कैंसर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इन कैंसर की अर्ली
डिटेक्शन मुमकिन है और ये रिकवरी के चांसेस को बहुत बेहतर बनाती है। इसके बाद है द रेनल सिस्टम। इसमें बताया गया है सबसे पहले ओवरव्यू। रेनल सिस्टम जो कि किडनीज और यूट्रीज और यूरिनरी जो ब्लैडर और यूथरा पर मुश्तमिल है और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है रेनल सिस्टम किस पर मुश्तमिल है, तो किडनीज, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूथरा पर मुश्तमिल है। मेटाबॉलिज्म से बहुत अहमियत रखते हैं। किडनीज का मेन काम बॉडी फ्लूइड्स की रेगुलेशन करना, इनकी प्रिंसिपल फंक्शंस यूरिन बनाना है। आगे है यूरेटर्स के बारे में बताया गया, तो यूरेटर्स जो होते हैं इन जो यूरेटर्स होते हैं, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हाईलाइट मैंने कर लिया। तो यूरेटर्स से इनमें ना स्मूथ मसल टिश्यूज होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये परसिटेलिक वेव्स के जरिए ना यूरिन को ना ब्लैडर तक ले जाता है। ब्लैडर एक मस्कुलर बैग है जो यूरिन के रिजर्वर का काम करता है। यूट्रा जो है वो ये यूरिन को ना ब्लैडर से बॉडी के बाहर कंडक्ट करता है। यूरिन की बात करें तो मैंने ये हाईलाइट की हुई है लाइन, तो यूरिन में सरप्लस पानी, सरप्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, फूड मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स और सरप्लस एसिड्स या अल्कलाइज होती हैं। ये प्रोडक्ट्स बॉडी से निकल कर ये वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बॉडी पीएचपी को ना मेंटेन करने में मदद करती है। सोडियम्स और पोटेशियम्स इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे अहमियत रखता है क्योंकि ये बॉडी को ना नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस, मस्कुलर्स कंट्रैक्शंस और नर्व इम्पल्स के कंडक्शंस में ना शामिल होती है। इस तरह किडनीज का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सोडियम और पोटेशियम आयंस का बैलेंस में मेंटेन करना होता है। कुछ बीमारियों के केसेस में ना यूरिन में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अबनॉर्मल अमाउंट्स होती हैं, इसलिए यूरिन एनालिसिस बहुत से डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस में मददगार होती है। मसलन अगर ग्लूकोज का ज़्यादा होना डायबिटीज़ की तरफ इशारा करता है, तो रेड ब्लड सेल्स का ज़्यादा होना किडनी से डिसऑर्डर्स की तरफ। किडनीज का एक मेन फंक्शंस बॉडी में ना वाटर बैलेंस कंट्रोल्स करना भी होता है। मसलन अगर गर्म दिन पर जब कोई शख्स एक्टिव है और बहुत स्वीट करता है, मतलब कि वो खाता पीता बहुत स्वीट चीज़ें खाता है, तो यूरिन का जो प्रोडक्शन है कम होती है ताकि ना बॉडी ज़्यादा पानी रिटेन कर सके, क्योंकि ना इस दिन ना बहुत पानी स्किन के ज़रिए खो जाता है। मतलब कि जब हम गर्मियों में क्या होता है कि अक्सर इसलिए हीट ऑक्सोशन होती है क्योंकि ना हमारी स्किन पानी वेपरेट करती रहती है, इसी वजह से इसलिए हमें यूरिन कम आता है। इसके बरक्स ठंडे दिनों में, जब ठंडे दिन होते हैं, तो ठंडे दिनों पर जब शख्स रिलेटिवली इनएक्टिव है और ज़्यादा लिक्विड पीता है ना, तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होती है। अक्सर सर्दियों में लोगों को कम पानी पीने की वजह से भी ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है, क्योंकि जो बॉडी होती है ना वो इनएक्टिव होती है और ज़्यादा लिक्विड जो है वो पीने की वजह से भी ना ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है, कम पीने से भी ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है और यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, ताकि ना ओवर हाइड्रेशन से ना बचा जा सके। तो समरी की बात करें तो इसमें एट द लास्ट समरी में कुछ इस तरह से बताया गया कि इस तरह से ना यूरिन सिस्टम बॉडी फ्लूइड्स को ना रेगुलेट करती है, सरप्लस वाटर, सरप्लस इलेक्ट्रोलाइट्स और फूड मेटाबॉलिज्म से ना बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल कर। आगे है डिसऑर्डर्स ऑफ दी रेनल सिस्टम। इसमें बताया गया कि रेनल सिस्टम से कुछ डिसऑर्डर्स के लिए ना वल्नरेबल होता है। इसमें से कुछ आम डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें बताया गया कि ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पर औरतों को इनका ज़्यादा खतरा होता है। ये इन्फेक्शंस बहुत दर्दनाक होती हैं, ख़ास तौर पर जब यूरिन निकल रहा होता है। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये एक ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस में बदल सकती है। तो ये किस्म का ना जिनको लिकोरिया होता है ना, तो ये वो वाली बीमारी है, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। उसके बाद है एजियन की बात करें तो ये एक्यूट ग्लोमर रूलर्स नेप्लियड्स। ये बीमारी एंटीजेंस एंटीबॉडीज रिएक्शंस की वजह से होती है, जिसमें ना किडनीज के इनर टिश्यूज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस किडनीज में टोटल या पार्शल से ब्लॉकेज का सबब बन सकती हैं। स्वेयर केसेस में ना टोटल रेनल शटडाउन भी हो सकता है। एक्यूट ग्लोमर रूलर नेप्रियटिस अक्सर एक तरह का ना स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से होती है। और ये है टर्बुलर नेक्रोसिस। इसमें बताया गया कि ये एक्यूट रेनल शटडाउन्स का एक आम सबब है। इसमें ना किडनीज के ना ट्यूबुलस में ना एपिथेलियल सेल्स के डिस्ट्रक्शन होते हैं। पॉइजन्स जो ट्यूबुलर
एपिथेलियल सेल्स को ख़त्म करता है, जो सीवियर सर्कुलेटरी शॉक्स इसके आम सबब है। किडनी फेलियर्स की बात करें तो इसमें बताया गया कि ये एक सीवियर डिसऑर्डर है, क्योंकि ना अगर किडनी से एडिक्यूट अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस नहीं करती तो मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट्स सरप्लस एनग्रोनिक साल्ट्स और पानी बॉडी में ना रिटेन हो जाता है। इसलिए ना आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी डायलिसिस की ज़रूरत होती है, ताकि बॉडी से ना वेस्ट प्रोडक्ट्स को ना निकाला जा सके। ये टेक्नोलॉजीज ब्लड को एक्सेस साल्ट, पानी और मेटाबॉलिज्म से क्लींस कर सकती है, लेकिन ये मेडिकल प्रोसीजर बहुत स्ट्रेसफुल होता है। किडनी ट्रांसप्लांट्स बहुत सारी हेल्थ रिस्क के साथ आती है, और किडनी डायलिसिस पेशेंट्स के लिए ना बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। इस वजह से ना हेल्थ साइकोलॉजिस्ट किडनी पेशेंट्स को मसाइल को एड्रेस करने में मददगार हैं। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। साइकोलॉजिस्ट की मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।